हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 5 या लेक्चर नंबर 6 होगा। घटनासार लेक्चर नंबर 6 है। आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। घटनासार की बुक मार्केट में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। 12 जून को आपका पीसीएस का पेपर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो सकता है क्योंकि चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट जारी हो गई। क्या रिपोर्ट आई है? 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाई जानी है। इससे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 83 से 90 हो जाएगी। यानी जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है विथ विधानसभा है ना, तो वहाँ पर अब 90 सीटें हो जाएंगी। 90 सीटें, ठीक है। अब ये 90 सीटें कैसे हो रही हैं? केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा में सीटों की संख्या 187 थी, जिसमें से 4 लद्दाख की थी। लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गईं, जो बढ़ने के बाद 90 हो जाएंगी। ओके, ठीक है। जम्मू संभाग में 6, कश्मीर में 1 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है और जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा सीटें होंगी। यानी जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर घाटी में 47। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या 90। ठीक है, टोटल 90 सीटें। ओके, ठीक है। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटों, 9, 6 जम्मू में, 3 कश्मीर में, 9 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही 7 विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं। ओके, और जम्मू अब कश्मीर व जम्मू दोनों संभागों के हिस्से के 2.5 लोकसभा सीटें कुल मिलाकर 5 सीटें होंगी। जम्मू और कश्मीर दोनों को मिला के लोकसभा की 5 सीटें होंगी। ओके, विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रदेश में एक बार फिर परिसीमन के लिए आयोग बनाया गया है। इस बार सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई इस आयोग की अध्यक्ष हैं। रंजना प्रसाद देसाई इस आयोग की अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था, 1995 में हुआ था। याद रखिएगा, टोटल 90 सीटें, 43 जम्मू संभाग, 47 किसमें? कश्मीर घाटी में। ओके, और आरक्षित की गई 9 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें? 7 हैं। ओके, 5 लोकसभा सीटें। बस आगे बढ़ते हैं। फ्रांस फिल्म मार्केट में भारत अब तक का पहला कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। भारत अब तक का पहला कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मई 2022 को घोषणा की कि मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ द ऑनर होगा। मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा, जो फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल महोत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। कंट्री ऑफ द ऑनर स्टेटस ने मैजेस्टिक बीच पर भारत, इसके सिनेमा, इसकी संस्कृति और विरासत पर प्रकाश डालते हुए मार्चे डू फिल्म की शुभारंभ रात्रि में फोकस कंट्री के रूप में भारत की उपस्थिति सुनिश्चित की। ओके, इस महोत्सव में भारत की ओर से आर माधवन द्वारा निर्मित फिल्म रॉकेटरी का वर्ल्ड प्रीमियर भी आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। इस वर्ष भारतीय मंडप का थीम था इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ओलंपिया स्क्रीन नामक एक सिनेमा हॉल 22 मई को भारत के लिए समर्पित किया गया है, जिसमें अब तक रिलीज नहीं हुई फिल्में दिखाई जाएंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने इस वर्ष के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर में हिस्सा लिया। यानी याद रखिए, दीपिका पादुकोण, ओलंपिया स्क्रीन और आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी का वर्ल्ड प्रीमियर भी आकर्षण का केंद्र बिंदु होगा। इस वर्ष भारतीय मंडप का थीम इंडिया द करंट हब ऑफ द वर्ल्ड। ओके ओके ओके, ठीक है। मार्चे डू फिल्म। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 क्या है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये रिपोर्ट जारी हुई 5 मई 2022 को, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में पंजीकरण जन्मों की संख्या 2.48 करोड़ से घटकर 2019 में 2.48 करोड़ से घटकर 2020 में 2.42 करोड़ हो गई, जो कि 2.40% की कमी को दर्शाता है। मतलब 2019 से 2020 में भारत में जन्म दर जो है कम हो गई। 2.48 करोड़ पिछले में थी, तो अब 2020 में 2.42 करोड़ ही है। ओके, और मौतों की बात करें, डेथ की अगर हम बात करें, तो डेथ में जो है कि
तुलना में 6.2% अधिक है, मतलब मृत्यु ज़्यादा हुई है 2020 में। ओके, 2019-2020 का डेटा है। ओके, तो मृत्यु ज़्यादा हुई है और जन्म दर कम हुई है। देश में मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि 18.3% की बिहार में दर्ज की गई और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। बिहार में ज़्यादा मृत्यु दर थी, फिर महाराष्ट्र में। रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दर्ज किया गया। जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दर्ज किया गया। लद्दाख में था 1104, फिर अरुणाचल प्रदेश में 1011। ओके, ठीक है, तो लद्दाख में सर्वाधिक दर्ज किया गया। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो मणिपुर में 880 था, और फिर उसके नीचे दादरा और नगर हवेली था 898 में। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अगला करंट है कि भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल हुए ध्रुव ALH MK3 हेलीकॉप्टरों संयुक्त 845वां एयर स्क्वाड्रन, ठीक है, 845वां एयर स्क्वाड्रन क्या है? कोच्चि के नेंदू बसेरी में तटरक्षक वायु एनक्लेव में भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन शामिल किया। तटरक्षक महानिदेशक वगैरह वगैरह ने इसे एयर स्क्वाड्रन को 10 मई 2022 को कमीशन किया। यह एडवांस मार्क 3 ALH MK3 हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित है, जो इन हाउस निर्मित है। इन उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों ALH की विशेषता यह है कि ये मेक इन इंडिया अभियान के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर हैं। HAL द्वारा निर्मित हैं, ठीक है। ALH MK3 कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप तटों को कवर करने के लिए कोच्चि में 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। ओके, और HAL ने ध्रुव उपयोगिता हेलीकॉप्टर का डिजाइन और निर्माण किया है। नवंबर 1984 में HAL ध्रुव के विकास का खुलासा किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिए 845 स्क्वाड्रन। ओके, लिथुआनिया में भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है। लिथुआनिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। याद रखिए लिथुआनिया की राजधानी क्या है, कमेंट करिएगा। यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। लिथुआनिया पहला देश है जिसने वर्ष 2008 में भारत में एक दूतावास खोला था। लिथुआनिया पहला बाल्टिक देश है जिसने वर्ष 2008 में भारत में एक दूतावास खोला था। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस ने अब तक केवल भारत के मानव वाणिज्य दूतावास की मेजबानी की, जिसे 2015 में खोला गया था। तो लिथुआनिया में खोला जा रहा है। तो हमने तो बता दिया आपको कैपिटल भी। रेलटेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन। रेलटेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ? विशाखापत्तनम परिसर में हेल्थ क्लाउड डिजाइन और स्थापित किया गया वहाँ पे। आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन के विशाखापत्तनम परिसर में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। ओके, आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। AMTZ के परिसर में निर्मित हेल्थ क्लाउड का उद्घाटन मई 2022 में WHO जेनेवा के WHO इनोवेशन हब के प्रमुख लुइस एजरस्नैप ने किया। ओके, याद रखिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रेलटेल और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया गया, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों में रेडी टू ऑपरेशन के लिए भी सभी आवश्यक अस्पताल सेटअप हैं। इसे पहियों पर भी चलाया जा सकता है। ओके, ठीक है। यहाँ पर है कि क्वार जल विद्युत परियोजना के निवेश को मंजूरी। बात यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है और कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर है क्वार जल विद्युत परियोजना। रन ऑफ द रिवर किरू जल विद्युत परियोजना। इन परियोजनाओं में 624 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर किरू जल विद्युत परियोजना और 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना भी शामिल है, ठीक है। ये दोनों भी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुई थी, ठीक है। तो 1960 में हुई थी और 6 नदियों के पानी को साझा करते हैं। नदियों में जैसे कि पूर्वी नदियां जो हैं ब्यास, सतलज और रावी पर भारत का पूरा अधिकार है। नहीं है। भारत इन तीनों नदियों के 20% जल का उपयोग कर सकता है, 80% जल का उपयोग पाकिस्तान कर सकता है, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है, यानी पाकिस्तान 80% इनका यूज कर सकता है और 20% भारत इसका यूज कर सकता है। ओके, झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान 80% यूज कर सकता है और हम यूज कर भी नहीं पाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे पानी? बहुत मतलब इस प्रकार से नदी जोड़ो परियोजनाएं जो होती हैं उस प्रकार से करके हम राजस्थान तक ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कितना पैसा लगेगा? उससे तो अच्छा होगा कि समुद्र से लेके आएँ। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। याद रखिएगा किस नदी पर है, चिनाब नदी पर, जम्मू और कश्मीर में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट 6 मई 2022 को जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वीं रिपोर्ट है। सर्वेक्षण में प्रजनन दर में कमी आई है। भारत में कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट को प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है। सर्वेक्षण में प्रजनन दर 2015-16 में 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है, यानी 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार TFR, हाँ आगे बढ़िए यहाँ पर, सर्वेक्षण के अनुसार परिवार में निर्णय लेने में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है। देश में महिलाओं व पुरुषों में मोटापा बढ़ रहा है। और खाओ बैठिए। हालांकि NFHS के सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं व पुरुषों में दोनों में मोटापा बढ़ रहा है। महिलाओं में मोटापा 21% से 24%, पुरुषों में 19 से 23% बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज करते रहिए, नहीं तो मोटापे से बहुत बीमारियाँ होती हैं। NFHS के अनुसार देश के शीर्ष 5 राज्य जिनकी प्रजनन दर 2.1 से अधिक है, तो बिहार में सर्वाधिक प्रजनन दर, फिर मेघालय में है, फिर यूपी आता 2.35, बिहार का 2.98 है, यूपी का 2.35 TFR है, झारखंड फिर मणिपुर। देश में बिहार और मेघालय में प्रजनन दर सर्वाधिक तथा सिक्किम और अंडमान निकोबार में सबसे कम है। सिक्किम और अंडमान निकोबार में सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रजनन दर 3.7 बच्चों से घटकर 2019-20 में 2.1 बच्चे हो गई है। शहरी क्षेत्रों में 2.7 से घटकर 1.6 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 2.1 हो गई है, शहरी में 1.6 है। NFHS के 5वें दौर का सर्वे 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के 707 जिलों में किया गया था। 707 जिलों में किया गया था। भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। पहले एथेनॉल संयंत्र का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया स्थित परोरा में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का अप्रैल 2022 को उद्घाटन किया। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र है। याद रखिएगा, बिहार के पूर्णिया में। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शुभंकर और हरित पहल लॉन्च हुई है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया। सालाना भारत जो है 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया। शुभंकर प्रकृति को जन जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है कि कैसे हमारी जीवन शैली में छोटे बदलावों को अपनाने से पर्यावरण की स्थिरता में बड़ी भूमिका हो सकती है। प्लास्टिक प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का संकल्प लिया है, और जो कि हमें नहीं लग रहा है कि हो सकता है, सफल नहीं हो पाएगा। कैसे 2022 तक? 2022 तो ख़त्म ही होने वाला। सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय डैशबोर्ड के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए जवाबदेही, पता लगाने की योग्यता, पारदर्शिता में सुधार लाने के क्रम में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल भी शुरू किए गए। पता लगाने की योग्यता वगैरह, तो राष्ट्रीय डैशबोर्ड भी बनाए गए हैं। उन्मूलन, यहाँ पर लिखा है उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़, है ना, रोपड़ होता है। ठीक है, तो ये है शुभंकर प्रकृति और हरित पहल लॉन्च की गई है। सरकार चाहे तो एक दिन में बैन कर सकती है। सरकार जहाँ पर प्लास्टिक बैन है उसी को बैन कर दे, सिर्फ पैकेजिंग वाले मटेरियल को रहने दे, बाकी सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन किया जा सकता है। कुछ दिन पहले हुआ भी था, लेकिन फिर से शुरू हो गया सब कुछ। ओके, ठीक है। अब लोगों को समझाने से लोग समझेंगे नहीं, सीधे प्लास्टिक जहाँ से उत्पन्न हो रही है उसी को बैन करें, लेकिन उसको भी बैन करने पर सरकार को घाटा ही होगा। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन, बायोगैस से चलने वाला, बायोगैस से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हाजी अली मुंबई में। इस ऊर्जा संयंत्र का उपयोग स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए भी किया जाएगा। ओके, ठीक है, मुंबई में। AAEA का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है भारत। AAEA क्या है? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, तो फिलीपींस के मनीला में मई 2022 को कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक हुई। याद रखिएगा, फिलीपींस के मनीला में हुई। भारत को सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है, महत्वपूर्ण है। ओके, फिलीपींस मनीला में हुआ, अध्यक्ष चुना गया भारत को AAEA का। वर्तमान में चुनाव आयोग मनीला AAEA का अध्यक्ष है। कार्यकारी बोर्ड के लिए नए सदस्यों में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान, फिलीपींस शामिल हैं। उपचुनाव आयुक्त श्री नितेश व्यास के नेतृत्व में मणिपुर के चुनाव आयुक्त श्री राजेश अग्रवाल और राजस्थान के चुनाव आयुक्त श्री प्रवीण गुप्ता
के साथ भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मनीला में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में हिस्सा लिया। क्वेश्चन बन सकते हैं कि इन लोगों के नाम बताओ, 3 लोग जो गए थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं जैसे होता है MRP, तो यहाँ पे कर दीजिए NRP। एन से हो गए नितेश व्यास, आर से हो गए राजेश अग्रवाल, पी से हो गए प्रवीण गुप्ता, है ना। तो 1-2 बार बोलेंगे NRP लिखिए, जब भी यहाँ पर पढ़िए रिवाइज करेंगे तो आप इसको वो कर लीजिए, याद कर लीजिए। नितेश व्यास, राजेश अग्रवाल, प्रवीण गुप्ता। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक मंच प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर लगाई अस्थायी रोक। कैसे भैया? धारा 124A के तहत कोई FIR दर्ज न की जाए, यह कानून देश में 152 वर्षों से लागू है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पीठ ने कहा कि देश में नागरिक स्वतंत्रता के हितों और नागरिकों के हितों को संतुलित करने की ज़रूरत है और धारा 124 मौजूदा सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। हलफनामे से स्पष्ट है कि एफिडेविट बोलते स्पष्ट है कि सरकार भी हमारी राय से सहमत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और क्या है कानून? भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख है। यह धारा कहती है अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, इशारों से, चिन्हों के जरिए किसी और तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का अपराधी है, ऐसा 124A में लिखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन अच्छा था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, बोरिस जॉनसन जी आए थे, भारत का पहला उनका दौरा था। गुजरात के अहमदाबाद होते हुए दिल्ली तक घूमते हुए आए हमारे प्रधानमंत्री जी, पहले उनको गुजरात ही लेके गए। तो 2021 में रोड मैप 2030 जो न्यूज़ में था, रोड मैप 2030, उसको आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने आगे बढ़ रही FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ताओं और संबंधित व्यापार साझेदारी, इनलैंड ट्रेड पार्टनरशिप के कार्यान्वयन के प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। FTA 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के माध्यम से भारत और UK ने तीसरे देशों को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों के हस्तांतरण और समर्थन देने के लिए ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के माध्यम से भारत और UK ने तीसरे देशों को जलवायु स्मार्ट टिकाऊ नवाचारों के हस्तांतरण और समर्थन देने के लिए 75 मिलियन ब्रिटिश पाउंड तक सहवित्त पर सहमति व्यक्त की है। 75 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, ओके, याद रखिएगा। उल्लेखनीय कि ब्रिटेन भारत का 14वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच कुल 18.3 अरब पाउंड का कारोबार हुआ, जिसमें 11.3 अरब पाउंड का निर्यात और 6.6 अरब पाउंड का आयात शामिल है। तो ये कुछ बोरिस जॉनसन चाचा आए थे हमारे देश अप्रैल में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहाट में लग रहा है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहाट में लग रहा है, जो 99.999 100 कर दो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है। 21 अप्रैल से इसको शुरू किया गया। 21 अप्रैल महत्वपूर्ण दिन है, याद करिएगा। क्यों है महत्वपूर्ण? कमेंट करिएगा, कोई दिवस है क्या। और संयंत्र की प्रतिदिन क्षमता 10 किलो की स्थापित की गई, 10 किलो। संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के द्वारा ऐसा कर रहा है। इस संयंत्र में भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन करने की संभावना है, असम के जोरहाट में। याद रखिएगा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन। बैटरी स्वैपिंग नीति पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन जानना महत्वपूर्ण है, अच्छी चीज़ें हैं। नीति आयोग ने 21 अप्रैल को बैटरी स्वैपिंग नीति का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि 40 लाख से अधिक आबादी जहां पर है वहां पर प्राथमिकता दी जाए और फिर उसके बाद दूसरे चरण में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। अब बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने की घोषणा की थी। बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना शामिल है। बैटरी स्वैपिंग वाहन और ईंधन, मतलब कुल मिला के ये है कि जिस प्रकार से आप लोग पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, जब आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगी, आपकी बैटरी, मान लीजिए आप लोग गंगा या फिर किसी एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं, 300 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं और आपको एक बार बीच में बैटरी चेंज करनी होगी, तो आपकी गाड़ी की बैटरी निकाल ली जाएगी और उसके बाद आपको दूसरी चार्ज बैटरी दे दी जाएगी। आपको चार्जिंग का वही पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार का। और इसमें एक चीज़ और है कि बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग तुलना में 3 प्रमुख लाभ प्रदान करती है। यह समय, स्थान और लागत कुशल है, बशर्ते प्रत्येक स्वैपेबल बैटरी सक्रिय रूप से उपयोग की जाती है। इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग अभिनव और टिकाऊ व्यापार मॉडल जैसे बैटरी एज अ सर्विस के लिए समान अवसर प्रदान करता है। ओके, इसके अलावा मुख्य रूप से 2 पहिया 3 पहिया वाहनों के लिए ये उपयोग की जाती है बैटरी स्वैपिंग, है ना। और
इसमें एक और भी चीज़ है कि बैटरी स्वैपिंग नीति हो जाएगी तो बिना बैटरी की जो भी गाड़ियाँ बिकेंगी वो बिना बैटरी के भी लोग खरीद पाएंगे, ऐसा भी इसमें है। मेघालय का जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। लिविंग रूट है तो वहाँ पर आप सर्च करिएगा, मेघालय में लिविंग रूट जो है उसको ऐसे वहाँ के लोकल लोग बांध देते हैं कि वो एकदम ब्रिज हो जाता है, और फिर उसको लिविंग है इसलिए पेड़ों की जो आप देखेंगे सर्च करिएगा तो उसको बांध दिया जाता है, तो एक तरह से वो लिविंग की तरह उस पर पत्तियाँ लगती हैं, सब कुछ होता है और उस पर से लोग आते जाते भी हैं, है ना, तो वो दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाता है। तो ये है। और उसके अलावा खासी और जयंतिया आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के गोवा में फैले कोंकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिप्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल को भी विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। कोंकण क्षेत्र के पेट्रोग्लिप्स, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल को भी विश्व विरासत अस्थायी सूची में शामिल किया गया। श्री वीरभद्र मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो वीरभद्र शिव को समर्पित है। अगला यहाँ पर डॉर्नियर 228 स्वदेश निर्मित यात्री विमान डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान। स्वदेश निर्मित यात्री विमान डॉर्नियर 228 की पहली व्यावसायिक उड़ान HAL के द्वारा डॉर्नियर 228 की मतलब इसको निर्मित किया गया है। विमानों ने देश में व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत कर दी, है ना। 17 सीटों वाले इस यात्री विमान का सेना द्वारा उपयोग अभी तक किया जाता रहा है, किंतु आम नागरिकों के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक अप्रैल 2022 में की गई। डॉर्नियर 228 HAL ने बनाया है। सेवा कंपनी है ये, एक एलायंस एयर ने शुरू किया है पहली बार। एलायंस एयर ने, सार्वजनिक क्षेत्र की विमान सेवा कंपनी एलायंस एयर ने ये पहली बार शुरू किया गया है। और इसके साथ ही एलायंस एयर स्वदेशी विमान के जरिए उड़ान सेवा उपलब्ध कराने वाली देश की पहली कंपनी बनी। स्वदेशी विमान सेवा HAL ने बनाया है ना। HAL ने बनाया किसको? डॉर्नियर 228 को HAL ने बनाया है। ओके, ठीक है। अब आगे महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। ओके, हाँ, महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। ठीक है, महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। महाराष्ट्र राज्य, यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, गोवा जैसे संस्थानों के साथ समन्वय करेगा ताकि दुर्लभ और लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों का दस्तावेजीकरण और संरक्षण हो सके। याद रखिएगा, महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा, ये भी महाराष्ट्र में डिजिटल बस सेवा पूरी तरीके से। बेस्ट मुंबई, बेस्ट आपने देखा होगा, बेस्ट बृहत मुंबई बिजली आपूर्ति परिवहन भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा है। 10 बसें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी महाराष्ट्र में। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली गाँव में 24 अप्रैल 2022 को 500 kV का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके साथ ही पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। पल्ली कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है पल्ली। और अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत पल्ली में इतना वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में वगैरह इतना पैनल लगाए गए हैं। 340 घरों को इस प्रकार से वहाँ पर होगा। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने को संदर्भित करता है। ठीक है, तो पल्ली जम्मू कश्मीर 10 गीगावाट और क्षमता को पार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। 10 गीगावाट सौर क्षमता है ना, 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसे 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार किया है। ओके, राजस्थान कुल स्थापित विद्युत क्षमता 32.5 गीगावाट है। राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 55% है। 55% रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो 10 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है राजस्थान ने। 7वां रायसीना संवाद हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 7वें नंबर का था। इसके विषय था टेरोनोवा, इम्पैशन एंड इम्पेरिल्ड। ओके, यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र का
पर भारत का पहला महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता रहा है। यह डायलॉग ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, यानी ORS प्लस भारत का विदेश मंत्रालय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। 7वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसमें मुख्य अतिथि कौन थी? उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। ओके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वां रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। उसके अलावा यहाँ पर चीज़ें कम दी गई हैं, इसमें कम दी गई हैं। घटना चक्र दृष्टि में देखिएगा, जो चीज़ यहाँ पर हमने बताया कि साइड इवेंट्स कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, और भी थोड़ा बहुत चीज़ें वहाँ पर घटना चक्र में दी गई, उसको देखिएगा। हो सके तो इस बुक पर लिख लीजिएगा। स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्हट, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टेफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंटनी अबॉट आदि इसमें शामिल हुए। ठीक है, 7वां नंबर का था। भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन वर्चुअली किया गया है। यह वर्चुअल SGKC हरियाणा के मानेसर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड केंद्र के भीतर स्थित है। तो यहाँ पर कहाँ पर है कि वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, ठीक है, ये हरियाणा में। भारत का पहला स्वदेशी वाणिज्यिक चिपसेट, पहला स्वदेशी वाणिज्यिक चिपसेट सरकार डिजिटल इंडिया RISV कार्यक्रम के तहत सब पहले स्वदेशी वाणिज्यिक चिपसेट को 2023-24 तक शुरू करने का निर्णय लिया है। ओके, IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC ने इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए क्रमशः शक्ति 32 बिट और वेगा 64 बिट नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। शक्ति 32, वेगा 64 बिट, है ना। बिट होता है, एक होता है बाइट होता है, बिट होता है फिर बाइट होता है ना। तो 32 बिट का शक्ति, वेगा 64 बिट, याद रखिएगा। कर्नाटक में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान शुरू किया गया। सांस अभियान शिशु मृत्यु दर में निमोनिया के कारण जो मृत्यु दर हो रही है वहाँ पर शिशुओं की, बच्चों की, उसके लिए सांस अभियान कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, तो ये अभियान है। और गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखार कंजर्वेशन घोषित, रणखार कंजर्वेशन घोषित हुआ है। गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखार कंजर्वेशन घोषित किया गया है। ओके, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो गया है। रणखार गांव के आसपास रहने वाले जंगली गधों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ऐसा किया है। इसके अलावा इसमें चिंकारा, जंगली बिल्ली, चरक भी बहुतायत पाए जाते हैं। और घुड़खोर के नाम से चर्चित इन गधों का वजन कौन तौल दिया भाई, और यह अधिकतम 70 से 80 किलोमीटर तक रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लुप्तप्राय जीवों में होने से घुड़खर को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत प्रथम सूची में रखा गया है। ठीक है, शेड्यूल 1 में। अमिताभ बच्चन ने घुड़सर का कैंपेन विज्ञापन भी किए थे ना वो घुड़सर का, आइए कभी गुजरात में ऐसे करके। सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। सुरंग लद्दाख की जास्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। ओके, प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, ओके, इस टनल को बनाने के लिए, और दुनिया की सबसे ऊंची बन गई है BRO द्वारा निर्माण। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई। ऊंचाई 16,580 फीट होगी, है ना। सिंकुला दर्रा, है ना, याद रखिए, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई थी, उसके तहत इसको बनाया गया, और लद्दाख की जास्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क, तमिलनाडु से सीवीड की खेती के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु स्थान चुनने के लिए कहा गया है। सीवीड के लिए शैवाल पार्क। सीवीड क्या है देखते हैं, थोड़ा अच्छी चीज़ें जानते हैं। ये शैवाल जड़, तना और पत्तियों रहित बिना फूल वाले होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सीवीड पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं, जिन्हें केल्प फॉरेस्ट कहा जाता है ना। ये जंगल मछली, घोंघे आदि के लिए नर्सरी का कार्य करते हैं। सीवीड की अनेक प्रजातियाँ हैं।
सीवीड विटामिन, खनिज और फाइबर का स्रोत होते हैं तथा कई सीवीड स्वादिष्ट भी होते हैं। कई सीवीड में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट विद्यमान होते हैं। उनके ज्ञात औषधीय प्रभाव हजारों वर्षों से विरासत में प्राप्त हुए हैं। कुछ सीवीड में कैंसर से लड़ने वाले शक्तिशाली एजेंट भी पाए जाते हैं। अतः शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि ये अंततः लोगों में घातक ट्यूमर और ल्यूकेमिया के उपचार में प्रभावी साबित होंगे। ठीक है। आजीविका में सुधार के लिए, मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए पहली बार तमिलनाडु में समुद्री शैवाल सीवीड पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसको पूरा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना डेट क्या थी और किस वर्ष शुरू हुई थी, देखते हैं कौन कमेंट करता है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कर्नाटक के आईटी मंत्री ने एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा गठित भारत का पहला डिजिटल डाटा बैंक, डिजिटल वाटर बैंक, डिजिटल वाटर डेटा बैंक, हाँ वाटर एक्वेरियम लॉन्च किया। यह सूचना प्रौद्योगिकी, एक्वेरियम नाम है इसका, एक्वेरियम डिजिटल वाटर बैंक जो है कर्नाटक में लॉन्च हुआ, इसका नाम एक्वेरियम है। ओके, बस। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई इंडिगो। गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ओके, गगन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। इंडिगो पहली एयरलाइन बनी है। इंडिगो एयरलाइन कहाँ से उड़ी है? सुबह राजस्थान के 27 अप्रैल 2022 को सुबह राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया। ATR 72 विमान था, ATR 72 विमान था, ATR 72 विमान था। ओके, यह भारतीय नागरिकों के लिए उड्डयन की एक बड़ी छलांग है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBHAS प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। देखिएगा, शायद ये चीज़ थोड़ा सा गलत है, घटना गलत है या सही है, घटना चक्र में भी देखिएगा और कमेंट करिएगा। ओके, तो इसमें जीपीएस मतलब गगन का यूज किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा इसको विकसित किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा विकसित किया गया है। और सांबा 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला, 100% घरों को कवर करने वाला किस मामले में? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। ठीक है, जम्मू संभाग का सांबा जिला है, जम्मू में ही है। तथा 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, याद रखिएगा। और बताइएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू हुई थी, डेट बताइएगा कमेंट करके क्योंकि पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। अटल टनल को IVC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार, अटल टनल को IVC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार। अटल टनल 9.02 किलोमीटर की, यही है ना, 9.02 किलोमीटर। अभी बिहार PCS पूछा, इसके पहले कौन सा पूछा था? UP PCS पूछा था। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला, हिमाचल प्रदेश रोहतांग में निर्मित है, ये तो पता ही होगा, है ना। चलिए, विश्व बैंक ने भारत के मिशन कर्मयोगी के लिए $47 मिलियन को मंजूरी दी। मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी एक नेशनल प्रोग्राम है सिविल सर्विसेज सर्वेंट जो हैं टू बिल्ड सिविल सर्विसेज कैपेसिटी, है ना। क्या है कि सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। अब सिविल सेवकों की क्षमता में किस प्रकार से वृद्धि करना है, ये तो क्या बताएं। $47 मिलियन को मंजूरी दी गई, मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया, इसके लिए $47 मिलियन को मंजूरी दे दिया विश्व बैंक ने। ओके, याद रखिएगा। और बताइएगा कब शुरू हुआ था, डेट हो सके तो याद कर लीजिएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए हाल ही में वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया। MTS परियोजना का उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल सेवा ICDS की निरंतरता सुनिश्चित करना है। राज्य के भीतर या बाहर अपने गंतव्य जिलों में अपने मूल स्थानों पर लौटने तक अपने परिवार के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रवासन श्रमिकों को ट्रैक किया जाएगा, ऐसा सरकार के द्वारा बताया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था।
ICDS 1975 में लॉन्च किया गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत आए थे, उनकी भारत यात्रा थी, और जब भारत आए थे अप्रैल में तो सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पर हुआ। याद रखिए, सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हुआ। इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया था और भारत द्वारा दिए गए ऋण से किया गया था। और एक रेल लिंक जो है जयनगर मधुबनी बिहार को कुर्था नेपाल से जोड़ेगा, इसका भी उद्घाटन किया दोनों लोगों ने, प्रधानमंत्री जी और ये शेर बहादुर देवबा। जयनगर से कुर्था नेपाल को जोड़ेगी, यह रेल लिंक है। इस यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया। यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड भी लॉन्च हो गया है ना। अब जाइए वहाँ पर पेटीएम करिए, है ना, रुपे कार्ड से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नेपाल ISA का 105वां सदस्य भी बन गया। ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, 21 मार्च को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन वर्चुअल हुआ था और इसमें व्यापक रणनीतिक भागीदारी, कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना, कुछ ये भी हुआ। एक महत्वपूर्ण है आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। खनिजों के विदोहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड व ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस के बीच एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर इस अवसर पर किया गया। ठीक है। भारत में मातृ मृत्यु दर बुलेटिन 2017 से 19 मातृ मृत्यु दर MMR जो भारत में 113 से घटकर 103 हो गया है, यानी 8.8%, 113 से 103 हो गया है। भारत का टारगेट है 2030 से पहले इसे 70 पर लाना, तो 70 पर लाने का लक्ष्य पूरा कर लेगा, ऐसी संभावना भी व्यक्त की गई। केरल एक बार फिर मातृ मृत्यु दर और शिशु स्वास्थ्य में शीर्ष पर उभरा, जिसमें देश में 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर का सबसे कम यम दर्ज किया गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी दर्ज की गई। केरल का MMR 42 से घटकर 30 हो गया है और राष्ट्रीय औसत 103 है, केरल में 30 है। ओके। केरल के बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र टॉप 3 हैं, भारत में सबसे कम MMR वाले हैं, और सर्वाधिक 3 राज्य पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। MMR की स्थिति यहाँ पर बुरी है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की। उत्तर प्रदेश का प्रमुख राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात क्या है, यहाँ पर डेटा बताइएगा, क्या यह डेटा सही है? अगर ये सही है तो आप कमेंट करिएगा। यहाँ पर 197 लिखा गया है, क्या कि 197 है या 107 है, इसको आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश का डेटा क्या सही है उसको कमेंट करिएगा। जापान के प्रधानमंत्री आए थे भारत की यात्रा पर, फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन के लिए आए थे 19 से 20 मार्च। तो मार्च में ये आए थे, अप्रैल में ये वाले चाचा आए थे, कौन से, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन आए थे। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क, कितनी बार बताएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको बढ़ाया जा रहा है आगे। और भारत के हैदराबाद में महिला स्वामित्व। हाँ, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। केरल नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर 19वें नंबर पर है। बड़े राज्यों में केरल के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर केरल के बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ऐसे कुछ हैं। उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पे है, लेकिन 18-19 की तुलना में 19-20 में प्रदर्शन में सुधार करने के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सुधार करने में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश ने 5 पॉइंट वगैरह। ठीक है। इस रिपोर्ट को स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से जारी किया गया था। छोटे राज्यों की बात करेंगे, श्रेणी में मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की, जबकि केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर ने अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पर घटना चक्र में अलग मटेरियल है और यहाँ पर अलग मटेरियल है। आपका काम है इन दोनों मटेरियल को सर्च करना, देखना और उसके बाद कमेंट करना। ठीक है। आज क्वेश्चन कमेंट वाले कुछ ज़्यादा हैं और आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गए एग्ज़ाम में, कई जगह डेटा गलत दिए जा रहे हैं, तो आपका भी घाटा हो जाएगा। रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली, मतलब अब रेलगाड़ी जो टकराने से बचने के लिए कवच प्रणाली है, जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत किया गया है। कवच प्रणाली में अगर 2 ट्रेन स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा जब ट्रेन फाटकों के पास पहुंचती है तो अपने आप सीटी बच जाती है। ओके। यहाँ पर है रामानुजाचार्य की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी समानता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का लोकार्पण हुआ, हैदराबाद में हुआ। 5 धातुओं से मिलकर बनी है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, मतलब कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक व टाइटेनियम, है ना। कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक व टाइटेनियम मिश्रण से बनी है। 216 फुट ऊंची है, 54 फीट ऊंचे
आधार भवन पर आधारित है जिसका नाम भद्र देवी है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम दिया गया है, 5 फरवरी को इसका लोकार्पण कर दिया गया। 1000 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हुआ। 1017 ईस्वी में श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में जन्मे संत रामानुजाचार्य ने देश भर में घूम घूम कर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने तथा समानता व सामाजिक न्याय पर बल दिया तथा भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद। तमिलनाडु के थुथुकुडी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बन रहा है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की 2023 में जो मेज़बानी मुंबई को दे दी गई है, मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। तो जियो कौन है? नीता अंबानी जी इसका प्रतिनिधित्व करेंगी। ओके, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इंदौर में खोला जा रहा है, 550 टन क्षमता का। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इंदौर में, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट इंदौर में। यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है। इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। भारत UAE वर्चुअल शिखर सम्मेलन, वर्चुअल शिखर सम्मेलन भारत और UAE का। UAE के प्रिंस कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, है ना। तो ये वर्चुअल हुआ। इस दौरान भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के चलते सेपा से आगामी 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को, यानी दोनों पक्षों का, दोनों देशों के व्यापार को वर्तमान 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और 50वें वर्ष UAE के इसके स्थापना के, उस पर डाक टिकट जारी किया गया। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। तो भारत की ही नहीं है ब्रह्मोस मिसाइल, ज्वाइंट वेंचर की मिसाइल है। भारत और रसिया की ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा नदी के नाम पर दोनों हैं। SDG लक्ष्य प्राप्त करने में भारत 192 देशों में 120वें स्थान पर, SDG लक्ष्य में 192 देशों में 120वें स्थान पर भारत है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। भारत 120वें स्थान पर पहुंच गया, पिछले साल 117वें स्थान पर था SDG लक्ष्य प्राप्त करने में। और पाकिस्तान 129वें स्थान पर है। सूचकांक में भूटान, श्रीलंका, नेपाल सब भारत से बेहतर स्थिति में है। और सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो बिहार 14, यूपी 11 लक्ष्यों में पीछे है। बिहार 14, यूपी 11। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। केरल के बाद कौन है? तमिलनाडु है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। गरीबी खत्म करने में यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सबसे पीछे हैं। ओके, पीछे हैं। ओहो, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब हो गया। नागरिकों को पेयजल प्रदान कर पाने में दिल्ली, राजस्थान, असम, मतलब पेयजल पानी प्रदान करने में दिल्ली नंबर 1 पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले, दिल्ली दूसरे पर। चंडीगढ़ पहले, दिल्ली प्रदेश में चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी दूसरे स्थान। चंडीगढ़ पहले, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी तीसरे पर है। मतलब चंडीगढ़ पहले पर है और दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी दूसरे स्थान पर हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। ये याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी दूसरे स्थान पर है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है ना, याद रखिएगा। भारत 120वें स्थान पर है, पिछले वर्ष क्या था? 117वें स्थान पर था। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन, अस्कोट उत्तराखंड में है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। यह मुख्यतः काली नदी और उसकी सहायक जल संभर क्षेत्र में स्थित है। काली नदी और उसके सहायक संबल क्षेत्र में विस्तृत है। अस्कोट को कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य, मस्क डियर पार्क भी कहा जाता है, वहाँ पर है। काजू वैली तमिलनाडु का नया पक्षी अभ्यारण्य बन गया है। काजू वैली कहाँ का? तमिलनाडु का है, याद रखिए। पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी है, तमिलनाडु की 16वीं यह बर्ड सेंचुरी है। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात हाई कोर्ट में। डिजिटल जस्टिस क्लॉक जो है गुजरात हाई कोर्ट में, देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक गुजरात में। केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस, केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस, ये भी याद रखिए। केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस। केरल ने अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस जनवरी 2022 में लॉन्च किया। यह बर्ड एटलस भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है, जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। ओके। रेड सैंडर्स संकटापन्न सूची में शामिल। रेड सैंडर्स जिसको लाल चंदन पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना। सैंडालवुड को जिसे 2018 में IUCN के रेड डेटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, अब उसे इंडेंजर्ड की सूची में डाल दिया गया। UPSC जो लोग दे रहे हैं 5 को, उनके लिए महत्वपूर्ण है।
है ना, इंडेंजर डाल दिया गया, एक स्टेटमेंट देंगे। यह केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र उससे लगे कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र उससे कुछ लगे क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान, अर्थात यह इसी क्षेत्र की एंडेमिक है ना, यहीं पे पैदा हुआ है। शेषाचलम हिल्स और मल्लमाला पहाड़ियों में इसकी तस्करी की जाती है। शेषाचलम और मल्लमाला की पहाड़ियों में पालकोंडा, कडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर, प्रकाशम, नेल्लोर, इन सब क्षेत्रों में यह लकड़ी पाई जाती है। नेल्लोर बड़ा फेमस है, नेल्लोर बहुत फेमस है, नेल्लोर। तो बताइएगा किस लिए फेमस है नेल्लोर, और भारत में कुछ ऐसा है जहाँ पर जिसके लिए फेमस है। औषधियाँ वगैरह बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। भारत रेड सैंडल्स के तस्करों से निपटने के लिए इंटरपोल की भी मदद मांग चुका है, क्योंकि ऐसे तस्कर श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, म्यांमार में भारत की इस दुर्लभ लकड़ी की तस्करी में लगे हुए हैं, है ना। तो इसकी तस्करी क्यों करें, ला के लगाते हैं पेड़, इतना महंगा बिक रहा है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, इसको आप लोग पढ़िएगा, इसको लेक्चर और बड़ा हो जाएगा, इसको देखिएगा। अब यहाँ पर जो है कि घटना चक्र में पहले पढ़ा गया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने इसके पहले घटना सार में पढ़ा गया, उसके बाद यहाँ पर भी है। तो युवान स्थिति रिपोर्ट में चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बता ही देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए है कि 12 यहाँ पर है कि रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र आज अनाच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल वगैरह में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं, है ना। 33% से अधिक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है, लेकिन 75% से अधिक वन क्षेत्र किसमें है, लक्षद्वीप में है, मिजोरम में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। 1, 2, 3, 4, 5 में जो है कि 75% से अधिक वन क्षेत्र है। 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33 से 75 के बीच में है, 33 से 75 के बीच में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ओके, बाकी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैंग्रोव कवर जो है कि उड़ीसा में सर्वाधिक बढ़ा है। केरल का पहला कारवां पार केरल का पहला कारवां पार इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया गया। राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए 25 फरवरी 2022 को खोल दिया गया। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क है। यह पार्क मंडी की जनजयहली घाटी के भूला घाटी में है। तो हिमाचल का पहला जैव विविधता पार्क है। केरल में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, तो देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे, केरल में। अटल सुरंग कितनी बार पढ़ेंगे इसको। अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता दे दी गई। 9.02 किलोमीटर लंबी है अटल सुरंग। ओके, इसके अलावा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात हो रही है। तो दिल्ली में मयूर विहार, नई दिल्ली के मयूर विहार में 25 फरवरी 2022 को इसको किया गया। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में ही है। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक, जिला सुशासन सूचकांक कहाँ पे लॉन्च हुआ, जम्मू कश्मीर में। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडिया वगैरह। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन सितंबर का करंट है, ब्रिक्स सम्मेलन, और इसमें इस बार BRI भारत की अध्यक्षता में हुआ। ब्रिक्स, इसकी थीम है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, यानी ब्रिक्स @15 यानी 15वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र हुआ। इसमें क्या कहा गया है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र के स्वीकार के साथ हुआ। यह तीसरी बार था जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इससे पहले भारत 2012-2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। साथ ही यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने इससे पहले 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो अगला, अब इस बार इंडिया किया है, तो अगली बार चाइना, फिर उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका ओके करेगा। तो यहाँ पर ये जो आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम है पूरे तरीके से आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर जो होगा उसमें भी हम लोग थोड़ा सा चीज़ें देख लेंगे। बचा हुआ लेक्चर है, जैसे आर्थिकी का लेक्चर है, तो आर्थिकी का सेक्शन जो है उसको पिछले वाले में देख लेंगे, और जो महत्वपूर्ण होगा उसका एक लेक्चर, और थोड़ा सा साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह का सेक्शन बचा तो उसको देख लेंगे, और संभवतः एक ही लेक्चर में हमारा प्रयास रहेगा कि इसको ख़त्म करें। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर करिए, और सबके बस की बात नहीं, इस तरह से लगातार लेक्चर देख पाना। ठीक है, जो देखेगा, है ना, जो देखेगा वही इतिहास लिखेगा। बाकी लोग तो वही बात है कि जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास लिखेगा, है ना, और जो एसी में बैठा है वो इतिहास नहीं लिख पाएगा, पढ़ेगा सिर्फ दूसरों का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।